हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जो 320 ईस्वी से 800 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन से वंश स्थापित हुए वो और इनसे संबंधित जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य तथ्य हैं, हम उनको बाहर निकालेंगे। तो देखते हैं। पहले ये वाकाटक वंश, जो हमने पूर्व मौर्योत्तर काल में पढ़ा था, सातवाहन वंश, ये उसी में से निकले। वो उनके बाद ये वाकाटक वंश स्थापित हुआ, जो 255 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। फिर चालुक्य वंश, जो 535 ईस्वी से और 757 ईस्वी तक, ये बादामी के चालुक्य थे। इसके बाद पल्लव वंश की बात करें तो ये 250 से 980 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये भी सातवाहनों के सामंत थे। और बात करते हैं चोल साम्राज्य की, तो चोल साम्राज्य जिन्होंने भी स्थापित किया वो पहले पल्लवों के सामंत थे। तो हम पहले जानते हैं वाकाटक वंश के बारे में। और वाकाटक वंश से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलो चलते हैं। वाकाटक वंश। वाकाटक वंश, ये सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। इनका कुलागत धर्म देव धर्म था। ये लोग विष्णु वृद्धि वंश के ब्राह्मण थे। वाकाटक वंश के जो शासक थे वो कौन थे? विष्णु वृद्धि वंश के ब्राह्मण थे। इनका वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति कौन था संस्थापक? विंध्य शक्ति ने अपने को स्वतंत्र करके इस वंश की स्थापना की। आगे बात करते हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, उसको बोलते हैं हम प्रवरसेन फर्स्ट। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसने चार अश्वमेध यज्ञ चार अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया। और एक वाजपेयी यज्ञ। प्रवरसेन के हम बात करें, विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन, और प्रवरसेन के बाद कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए। इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। जैसे रुद्रसेन फर्स्ट, उसके बाद पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन के बाद आया रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड के बाद आया दिवाकर सेन। और दिवाकर सेन के बाद आया प्रवरसेन सेकंड। इसके बाद आता है एक शासक और, जिसको बोलते हैं दामोदरन सेन। दामोदरन सेन, ये इस वंश का, वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये दामोदर सेन था, अंतिम शासक। दामोदरन सेन की बात करें तो इसने प्राकृत भाषा में सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। सेतुबंध नामक काव्य की रचना की। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ट्रैवरपुर बनाई हम इसने, ट्रैवरपुर। बस वाकाटक वंश में इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला देखते हैं। ये थे वातापी के चालुक्य। चालुक्य वंश, इनका शासन था
535 ईस्वी से 757 ईस्वी। ये बादामी के चालुक्य कहे जाते हैं। इससे भी हम ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य निकालेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो इस यहाँ का वास्तविक शासक पुलकेशिन सेकंड था, सॉरी पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट यहाँ का वास्तविक शासक था। इसने कदम्बों से मुक्त होकर वातापी में एक दुर्ग का निर्माण कराया। हाँ, वातापी में दुर्ग का निर्माण कराया और इसी को अपनी राजधानी बनाया। बात करते हैं पुलकेशिन सेकंड की। पुलकेशिन सेकंड ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी तथा कदम्ब राज्य की स्वतंत्रता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उसे चोल साम्राज्य में, चालुक्य साम्राज्य में मिला लिया। इसने पुलकेशिन सेकंड ने यानी पहला चाचा मंगलेश की हत्या की। मंगलेश की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की। दूसरा, इसने अपना एक दूत मंडल ईरानी शासक खुसरो सेकंड के दरबार में भेजा। दूत मंडल ईरानी शासक खुसरो सेकंड दरबार में भेजा। अतः बात करते हैं जब हर्षवर्धन के समय हेनसोंग आया था तो इसी के समय वो चालुक्य में भी वंश में तो इनकी राजधानी में आया था, यानी हेनसोंग पुलकेशिन सेकंड हेनसोंग का समकालीन। ये चर्चा करता है कि और ये चर्चा करता है कि पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन से युद्ध करते हुए मारा गया। बात करें यहाँ के अन्य शासकों की और उनके क्रम की, तो इनका क्रम है, पहला है जयसिंह। जयसिंह के बाद आता है रणराग। यहाँ से भी कभी कभी क्रम उठा के पूछ लेता है, जैसे उत्तर भारत के शासकों के बारे में पूछता है। जयसिंह हो गया, रणराग हो गया, उसके बाद पुलकेशिन, फर्स्ट। उसके बाद आता है कीर्ति वर्मन, फर्स्ट। उसके बाद आता है मंगलेश, मंगलेश के बाद आता है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के बाद आता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य सेकंड। उसके बाद आता है विनयदित्य, विनयदित्य के बाद आता है विजयदित्य और विजयदित्य के बाद आता है कीर्तिवर्मन सेकंड, वर्मन सेकंड। यहाँ से यदि क्रम पूछे तो आप इसको याद रख सकते हो। बात कर सके यहाँ की शासन व्यवस्था की। यहाँ का शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजपद यानी जो राजा का पद था, राजा का पद प्राय वंशानुगत होता था। शासन की हम सबसे छोटी इकाई की बात करें तो शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम जो, और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था, प्रमुख पदाधिकारी
प्रमुख अधिकारी को इसके गामुंड बोला जाता था। गामुंड। इसी के द्वारा पूरी ग्राम सभा चलाई जाती थी। बात करते हैं जो यहाँ के शासक थे, वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इनके कुल देवता विष्णु थे, और पारिवारिक चिन्ह इनका वराह। इन्हीं की एक रानी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको बोलते हैं विरूपाक्ष का मंदिर। किसने करवाया? लोक महादेवी द्वारा निर्मित। लोक महादेवी द्वारा निर्मित। ये हो गया आपका चालुक्य वंश। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला, पल्लव वंश। पल्लव वंश कब आता है? तो ये आता है 250 ईस्वी से 980 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पल्लव अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व पहले बताया था कि 7 वाहनों के सामंत थे। इनका वास्तविक संस्थापक सिंह बर्मन था। सिंह बर्मन संस्थापक। और आगे बात करें तो ये एक और शासक आता है, महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने कुछ ग्रंथों की रचना की है, जैसे मत विलास प्रहसन, नाम सुना होगा। मत विलास। मत विलास प्रहसन। और एक और ग्रंथ है जिसकी इन्होंने रचना की, भगवत यज्जुकियम ग्रंथों की रचना। अब ये पूछ ले कि मत विलास प्रहसन प्रहसन ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये या साहित्यकार कौन है? तो महेंद्र वर्मन। और ये भगवत जज्जुकियम के। ये पल्लव वंश के शासकों की बात करें तो ये भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी। इनके शासन का स्वरूप देखा जाए तो शासन का स्वरूप वही राजतंत्रात्मक था। और राजा का पद वंशानुगत होता था। होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद को हम इस वजह से चर्चा करें क्योंकि इसका नाम पूछ लेता है कि मंत्री परिषद, ये पूछ ले रहस्य दिग्दास क्या था। रहस्य दिग्दास मंत्री परिषद को कहा जाता था। अब हम यहाँ के प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का जो बंटवारा था, केंद्र में सभी शक्तियों से युक्त राजा, और मैं वो मंत्री परिषद था उसे सहायता देने के लिए। उसके बाद केंद्र के आगे आगे बंटवारा होता है मंडल। मंडल को हम राज्य बोल सकते हैं, जहाँ पर गवर्नरों की नियुक्ति होती थी। उसके बाद कोट्टम, जिसको जिला बोल सकते हैं। और जिले के आगे बात करें तो नाडु, इसको नाडु या ग्राम बोलते थे। और नाडु और ग्राम का जो अधिकारी था, इसके अधिकारी को हम दो नामों से जानते हैं, ग्राम के और या मुटक। इसका नाडु ग्राम का अधिकारी को क्या कहा जाता था?
ग्राम के और मुटक कहा जाता था। बात कर ये ग्राम के या नाडु, यहाँ की जो सभा होती थी वो पेड़ पेड़ की बैठक के नीचे होती थी, जिसे मनरम कहा जाता था। इसको सभा को, पेड़ के नीचे होने वाली सभा को मनरम कहते थे। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ की यदि बात करें तो आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं हम, तो आर्ट एंड कल्चर कल्चर में आता है कि जो नरसिंह वर्मन या मामल शैली, जो पर्वतों को काट कर बनाए गए एकात्म रथ मंदिरों का या सप्त पैगोडा मंदिर कहा जाता है, वो चर्चा में, वो आर्ट एंड कल्चर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो पहला देखते हैं हम, नरसिंह वर्मन शैली। ये इसको मामल शैली भी बोलते हैं। इन्होंने पर्वतों को काट कर एकात्म रथ मंदिरों का निर्माण किया। एकात्म रथ मंदिरों का निर्माण, जिनकी संख्या 8 मिलती है। इनमें हम 8 मंदिरों की हम बात करें तो पहले पे आता है द्रौपदी रथ। उसके बाद बात करें तो आता है भीम रथ, अर्जुन रथ। अर्जुन के बाद आता है धर्मराज रथ। धर्मराज के बाद आता है नकुल सहदेव रथ। सहदेव रथ के बाद आता है गणेश रथ। और गणेश रथ के बाद आता है वलय कुलीट वलय कुरीट रथ। और एक और है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बचा है, वो उसको बोलते हैं हम पिंडारी रथ। ये बोल दे कि हाँ, इनमें से कौन सा 8 एकादश रथ मंदिरों में शामिल नहीं है। अब हम द्रौपदी रथ की बात करें, इसको सप्त पैगोडा में शामिल नहीं किया जाता। सप्त पैगोडा में, अब पूछ ले कि हाँ सप्त पैगोडा में कौन सा रथ शामिल नहीं है, तो ये सप्त पैगोडा में द्रौपदी रथ शामिल नहीं है। दूसरा हम बात करें तो ये अलंकरण विहीन है, और दूसरा ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा रथ। हम इसकी बात करें धर्मराज रथ की, तो ये सबसे पहला, सबसे बड़ा है, और दूसरा सबसे आकर्षक। अब एक आती है इसमें नर्सिंग के बाद आती है अपराजित शैली। ये भी आर्ट एंड कल्चर का भाग है, यहाँ से भी वैसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यदि पूछे तो। यहाँ की बात करें तो अधिकांश छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, और बड़ बड़मलेश्वर मंदिर। और इसके बाद जो मंदिर थे वो चोल साम्राज्य से प्रभावित होने लगे। अब हम बात करते हैं चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य, हम जानेंगे इनकी राजनीतिक व्यवस्था, समाज कैसा था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। चोल साम्राज्य था 9वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य। चोल, और पीछे दिखाया था कि चोल किसके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे। चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे।
स्थापना, ये संस्थापक कौन था? स्थापना चोल साम्राज्य की किसने की? विजाल्य ने की। यह जो विजाल्य था ये उरेयूर यानी पल्लवों को जो सामंत था उरेयूर में, उरेयूर का सामंत था। उरेयूर का सामंत। किसका? पल्लवों का। पल्लवों का उरेयूर का सामंत था विजाल्य, जिसने चोल साम्राज्य की स्थापना की। विजाल्य की हम बात करें तो इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। और इसने ही तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर को राजधानी बनाया। अब बात करें यहाँ के प्रमुख शासकों की और उनके द्वारा किए गए कार्य। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट की बात करें तो इसने इसके जो आसपास के थे चेर चोर पांडे, उनको, उनमें से, यानी इसने चेरों की सेना को कैडलूर के युद्ध में हराया। कैडलूर के युद्ध में पराजित किया। राजराज फर्स्ट की बात करें तो ऐसा पहला शासक था जिसने भारत के बाहर किसी दूसरे देश में जाकर के शासन सत्ता स्थापित किया, ये युद्ध लड़ा। इसने क्या किया था? इसने श्रीलंका के जो शासक था महेंद्र पंचम, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को इसने पराजित किया। महेंद्र पंचम को पराजित किया। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि इसने पूरी श्रीलंका को नहीं जीता था। इसने बात करें तो कलिंग सहित पूरे लक्षद्वीप, मालदीव को पराजित किया। मत पराजित किया या मालदीव पर विजय प्राप्त की। यानी चोल साम्राज्य के शासकों को समुद्र का स्वामी माना जाता था उस समय में। अब बात करें, इसी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी पूछ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज फर्स्ट था। इसको बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज फर्स्ट ने कराया। इसके बाद आता है राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट कौन था? तो राजा राज फर्स्ट का जो पुत्र था वो राजेंद्र फर्स्ट था। इसने पूर्ण श्रीलंका को पराजित किया। पराजित किया या विजित किया मान लो। गंगा घाटी अभियान, यानी उत्तर भारत में आकर के इसने आक्रमण किया गंगा घाटी पर। और गंगा घाटी पर आक्रमण में इसको सफलता के बावजूद इसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। उसके बाद बात करें तो इसने गंगई कोंड चोलपुरम को इसने अपनी राजधानी बनाया। साउथ में नई राजधानी बनाई। और गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से ही इसने एक मंदिर का निर्माण कराया और राजधानी भी गंगई कोंड चोलपुरम के नाम से स्थापित की। राजेंद्र फर्स्ट ने ही जो उत्तर भारत के जो शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे वैदिक शिक्षा,
दर्शन। वैदिक शिक्षा और उत्तर भारत के दर्शन के लिए इसने दक्षिण में विशाल विद्यालयों की स्थापना कराई। आगे बात करते हैं तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण शासक हमने देख लिया, अब देखते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो वही राजतंत्रात्मक व्यवस्था मिलती है। केंद्र में सभी शक्तियों से युक्त राजा शीर्ष पर। आगे यदि प्रशासन का बंटवारे की बात करें तो केंद्र में, आगे केंद्र का बंटवारा मंडलम में हुआ, जिसको हम प्रांत बोलते हैं। यहाँ पर गवर्नरों की नियुक्ति होती थी। फिर मंडलम को हमने कोट्टम में बांटा, कोट्टम, या इसको वलनाडु भी बोलते हैं। वलनाडु के बाद इसका विभाजन हुआ नाडु में। ये आपको क्रम ध्यान रखना है, ये आप कहीं से भी पूछ सकता है। नाडु के बाद आता है, नाडु को कई भागों में बांटा गया, इसको हम गांव समूह बोल सकते हैं, ओब्लिक, या इनको हम कुर्रम कहते थे। और कुर्रम के बाद आती थी ग्राम। ये यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था थी। यहाँ पे वायसराय की नियुक्ति होती थी। और नाडु का जो कार्य था भू राजस्व प्रबंधन से संबंधित है। अब हम बात करें यहाँ के प्रशासन में, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में दो तरीके के अधिकारी थे। वो थे पेरुंदनम और दूसरा था सिरुदनम। ये उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुदनम कहा जाता था। ये उच्च श्रेणी के अधिकारी थे। और जो निम्न श्रेणी के अधिकारी थे उनको हम सिरुदनम के नाम से जानते थे, जानते हैं। अब बात करें हम यहाँ के ग्राम, ग्राम की बात करें, ग्राम में एक सभा होती थी। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्राम की। ग्राम सभा होती थी गांव में सबसे निचले लेवल पर। और ये ग्राम सभा यहाँ पे तीन प्रकार की मिलती है। हाँ, पुर सभा बोल सकते हैं या इसको महासभा बोलते हैं। और तीसरा मिलता है हमें नगरम। ये जैसे आईएएस के पेपर में पूछ ले उर या नगरम किस प्रकार से संबंधित या किससे संबंधित है, ये ग्राम सभा थी एक प्रकार की चोल साम्राज्य में। अब हम बात करें ग्राम सभा में अपनी समिति के माध्यम से शासन करती थी ग्राम सभा, जिनका निर्वाचन होता था। पूरे ग्राम सभा को 30 वार्डों में बांटा जाता था। हम्म। और उसी प्रकार से सदस्य चुने जाते थे। और यदि हम समिति के सदस्यों की अहर्ताओं की बात करें तो यहाँ पे कुछ अहर्ताएं थी, जैसे वो वह व्यक्ति गांव का स्थायी निवासी हो, बाहर का नहीं होनी चाहिए, उसी गांव का। उसकी आयु 35 से 70 वर्ष हो। कम से कम 1/4 वेली, वेली यहाँ की क्या थी, भू इकाई, यानी भूमि मापने की इकाई थी। 1/4 वेली कितने के बराबर होता था, ये 1.5 एकड़ के बराबर। एकड़, 1/4 वेली यानी भूमि का स्वामी हो, अपनी भी भूमि पर उसका भवन बना हुआ हो। और एक और स्पेशल व्यवस्था थी कि उस व्यक्ति को वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए। वही व्यक्ति
सभा समिति में चुन के जा सकता था। वैदिक मंत्रों का क्या था? इससे 30 सदस्य चुने जाते थे, 30 सदस्यों का चयन होता था, जिन्हें विभिन्न समितियों में रखा जाता था। इनका कार्यकाल, 3 वर्ष, और पुनः निर्वाचन के पात्र नहीं थे, पात्र नहीं। अब ये 30 सदस्यों की जो समिति थी, ये एक समिति में 6 सदस्य होते थे। अब हम समितियों की बात करते हैं तो एक तरफ हम समितियां लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उनके हम कार्य जानेंगे, उनके कार्य के थे। ठीक है, तो जो 6 समितियां थी, 5 समिति थी और एक समिति में 6 सदस्य होते थे। तो पहले समिति का नाम था संवत सत्वार्यम, संवत सत्वार्यम। दूसरा था तोट्टवार्यम। तीसरा था एरी वारियम। चौथा था पौन वारियम। पांचवा था पनीटा। क्या था? पनीटा। अब हम इनके कार्य जानते हैं। तो संवत्सर वार्यम जो समिति थी, ये एक विद्वानों की वार्षिक समिति थी। वार्षिक समिति। तोट्टवार्यम 6 सदस्यों की उपवन समिति थी, जो जंगलों की देखरेख, उनका संरक्षण करती थी। एरिवारियम, ये भी 6 सदस्यों की तालाब समिति थी, जल संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य और साफ स्वच्छता बनाए रखने का कार्य एरिवारियम समिति का था। पौनवारियम की बात करें तो ये स्वर्ण संबंधी आभूषणों की जांच, लोकल को बाहर निकालना, स्वर्ण संबंधी समिति थी। और पनीटा, ये एक चीनी समिति थी, शुगर। अब हमने देख लिया यहाँ का प्रशासन, और प्रशासन के बाद हम बात करते हैं चोल समाज की। हम्म चोल समाज में हम बात करें तो इस टाइम पे जो धर्म प्रचलित था, तो इस टाइम पे शैव और वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जाता था। हम बात करें समाज की तो यहाँ पर समाज 2 भागों में विभक्त था। जैसे हम बोल सकते हैं ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ये गैर ब्राह्मणों को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं। एक में आते थे बलंग वर्ग, बलंग, और दूसरे में आते थे इंडिगे, इंडगे वर्ग। अब बात करें बलंग, बलंग में ब्राह्मण और बेल्लार, जो समाज के प्रभावशाली समूह थे, बलंग का समर्थन करते थे, क्योंकि वे किसी न किसी रूप में भूमि उत्पादन से संबंधित थे, भूमि उत्पादन से संबंधित थे। दूसरी तरफ इंडिगे, इसमें छोटे व्यापारी और दस्तकार और मजदूर इसमें शामिल थे। ये इन्हें भी कुछ विशेष छूट दी गई थी, जैसे यज्ञों को भी धारण करने की अनुमति इनको दी गई थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ था।
आगे बात करें तो इस समय चोल समाज में हम देखें तो इस टाइम पर सती प्रथा प्रचलन में थी। सती प्रथा का प्रचलन था। बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। और बात करें तो देवदासी प्रथा, जो अपनी बड़ी बेटी को मंदिर को मंदिर की सेवा करने के लिए उसको देवदासी बना दिया जा करते थे। ये दक्षिण भारत में एक अलग प्रथा थी। इन तीनों प्रथा को, सती प्रथा, बहु विवाह और देवदासी प्रथा का प्रचलन इस समय था। बात करें दास प्रथा की, तो इस समय दास प्रथा भी विद्यमान थी, लेकिन इनके साथ में अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता था। पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं थी इस टाइम पे, क्योंकि पर्दा प्रथा जो मुगल काल आए, जो मुस्लिम शासक आए, उन्होंने ही पर्दा प्रथा स्टार्ट किया था। पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, प्रशासन में भाग लेती थी, संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त था। यहाँ की विवाह की बात करें तो यहाँ पर सजातीय विवाह और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की जानकारी मिलती है। अनुलोम प्रतिलोम आपको पहले पढ़ा दिया गया है, उसको देख लेना। अनुलोम, जब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो अनुलोम, और जब निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अब आप हम बात करें यहाँ के मंदिर स्थापत्य की, तो वहाँ इस टाइम के जो मंदिर थे वो एक केवल मंदिर ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे और शिक्षा के अनौपचारिक केंद्र भी होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था की, चोल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। तो इस टाइम पे हम यदि बात करते हैं तो इस टाइम पे कृषि की उन्नति है, मतलब कृषि में उन्नत अवस्था थी। व्यापार वाणिज्य भी विकसित था। भूमि, जो काश्तकारी प्रथा थी वो दो प्रकार की थी यहाँ पर। भूमि भूमि दो प्रकार की थी। जैसे एक तो थी पंचायत के अधिकार में, और दूसरा भूमिधरों के निजी स्वामित्व में। निजी अधिकार में आते थे। ठीक है, तो ये जो भूमिधरों की में के निजी अधिकार में जो भूमि थी, ये अपना भुगतान यानी कर सीधे राजा को भेंट करते थे। और पंचायत में जब का जो सारा रख रखाव है वो पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाता था। बात करें, यहाँ पर इन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया, सिंचाई प्रबंधन के लिए नदियों पर बांध बनाए, कई तालाबों पर निर्माण कराया। यहाँ पे तालाबों को नाम की बात करें तो एक नाम आता है कुले, और एक आता है वाह है। ये क्या थे यहाँ पे? तालाब थे। यदि आप पूछे तो ये क्या है? सब ये ऐसा आईएएस में क्वेश्चन पूछता है। उपज के अनुसार भूमि की बात करें तो भूमि को 12 कोटियों में बांटा गया। भूमि माप की इकाई अभी पीछे बताया, भूमि की माप इकाई क्या थी? तो भूमि की माप इकाई थी वेली, 1/4 भाग, यानी में 1.5 एकड़ होता था। अब बात करें, यहाँ पे चर्चा मिलता है कि उस टाइम समय पे भूमि दान भी दी जाती थी। तो भूमि दान किसे दिया जाता था? जैसे ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, उसको हम ब्रह्मदेव कहते हैं। ब्राह्मणों को दी गई भूमि, दान दी गई भूमि। बात करें देवदान,
देवदान, मंदिरों को दान में दी गई भूमि। बात करें साल भोग, तो ये साल भोग है, यानी भोजनालयों को दी गई भूमि, दान दी गई भूमि। यहाँ की हम कर व्यवस्था की बात कर रहे, चोल साम्राज्य में प्रशासन में कर व्यवस्था, कर व्यवस्था की हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ करों के नाम मिलते हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे हम जान लेते हैं, एक आता आयाम कर, ये आयाम कर को, मतलब राजस्व कर को आयाम कर कहा जाता है। एक है मरमज्जदी कर, मरमज्जादी कर, तो इसको हम कहते हैं वृक्षों पर लगाए जाने वाले कर को मरमज्जादी कर कहते हैं। कड़मे, कड़मे की हम बात करें तो सुपारी के व्यापार, सुपारी को जो व्यापार करते थे उन पर लगाए जाने वाले कर को कड़मे कहा जाता था, सुपारी के व्यापार पर कर। आगे बात करें आता है मने दुरे, यानी ये गृह कर, यानी एक घर, एक से अधिक घर बनाने पर और व्यवस्था से बाहर जा करके घर बनाने पर मने दुरे एक गृह कर के रूप में दिया जाता था। बात करें आगे, पडिकावल, पडिकावल जो ग्राम सुरक्षा के बदले लिया जाने वाले कर, पडिकावल था, ग्राम सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला कर। अब आगे हम बात करें तो और करों की चर्चा मिलती है, जैसे वास, शिल्परम, वास, वास शिल्परमम, एक कर मिलता है, ये व्यापार पर करता है। अतः कठे दुरे, ये व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर लिया जाता था। एक था पविर या पविर, तो ये तेल धानी, यानी जहाँ पर तेल का कारोबार होता था उन पर तेल धानी कर इसको बोलते हैं। हम तमिल साहित्य की बात करें चोल में, तो यहाँ पे तीन साहित्यों की बात करते हैं हम। तमिल साहित्य, तमिल साहित्य, हम तमिल साहित्य में यहाँ पे तीन त्रिरत्न की चर्चा मिलती है। त्रिरत्न में तीन कवि, त्रिरत्नों में हम बात करें तो पहले पाता कम्मन, दूसरे पाता कुट्टन और तीसरे पाता पुलगेनिद। ये त्रिरत्न तीन कवि हैं, उगले निध। अब बात करें कम्बन ने तमिल रामायण की रचना की। कुट्टन की बात करें तो इसने रामायण का उत्तरकांड लिखा, रामायण का उत्तरकांड किस भाषा में, तमिल भाषा में। और उगले निधि की बात करें तो इसमें जो था महाभारत के नल दमयंती, महाभारत के नल दमयंती का तमिल काव्य, ये हो गया आपका साहित्य। अब हम बात करें कुछ टर्मोलॉजी यहाँ पे दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
आता है वल्लाल। इनको हम धनी किसान कहते थे, ये धनी धनी किसान कहे जाते हैं। आता है अरसर। अरसर की इसमें शासक वर्ग को रखा जाता है। और तीसरा है कड़ेसियर। कड़ेसियर में खेत मजदूर शामिल होते हैं। बस दक्षिण भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। और यहीं से सारी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से सारी कंप्लीट हो गई। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करो। थैंक यू।